वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, तो उसी में आज हम सीरीज़ नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एचपीएससी का जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो प्री की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा यूटिलिटी वाला, उसके हमने 40 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नया है, हमारे चैनल के ऊपर एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का प्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व है। आपको एचपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आपको एचपीएससी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमने की है, चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर की है, सिलेबस की है या प्री एग्ज़ाम की है, वो सब आप वहाँ देख सकते हैं। और पहले बहुत सी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि ये जो हमारा सिलेबस है एचपीएससी का वो केवीएस के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें हम आज इंडिफरेंस कर्व के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या बोला गया है। ऑर्डिनल अप्रोच जो है हमारी इंडिफरेंस कर्व की वो किस पे बेस है? लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए, या यूटिलिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते नंबर्स में, या फिर यूटिलिटी जो होती है कैन मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। अब आपको पता है यहाँ पर ऑर्डिनल अप्रोच जो होती है वो होती है इंडिफरेंस कर्व को लेकर। इंडिफरेंस कर्व की जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो ये कहती है कि किसी भी चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं करते। हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई चीज़ को कंज्यूम किया तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली या कम सेटिस्फेक्शन मिली, लेकिन हम कोई भी नंबर नहीं उसमें असाइन करते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि यूटिलिटी कुड नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल, जो आपका नंबर होता है उसमें हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। यही आपकी ऑर्डिनल अप्रोच आपको बताती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इन 5 चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो था आपका लॉ ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट पे लॉ ऑफ डिमांड, सेकंड पे आपका आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका हम मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। तो दूसरे पे क्या आएगा आपका, क्या आएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहले पे फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर आपका क्या था, इंडिफरेंस कर्व का लॉ था जो आपको ये बताता है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरह से खर्च करता है कि उसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है हर पॉइंट पे बराबर होती है। पहले हमने इंडिफरेंस कर्व का लॉ पढ़ा, फिर उसकी हेल्प से हमने इंडिफरेंस कर्व को क्या करा है, बनाया है। तो फिर 5 आ जाएगा और उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर जो इसका सीक्वेंस रहेगा 1 3 2 5 4। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में ये गिवन है, तो हम उसको टिक कर देंगे। 1 3 2 5 4 1 3 2 5 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट दी गई है, लिस्ट सेकंड दी गई है, आपको इनको मैच करना है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, तो फर्स्ट थर्ड के साथ चला जाएगा। डायमंड वाटर पैराडॉक्स एडम स्मिथ ने दिया था, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। वैल्यू एंड कैपिटल जे.आर. हिक्स ने लिखी थी। एशियन ड्रामा गुडनट मिडाल ने दिया था। लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स जे.के. गलबर्थ ने दिया था। तो आप इनको सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू। यहाँ बोल रहा है कि कंज्यूमर है वो कितना प्राइस किसी भी कमोडिटी का पे करने को तैयार होता है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, या डू नॉट हैव एनी रिलेशन वन ऑफ देम। अब हमने जब वाटर डायमंड पैराडॉक्स किया था तो उसमें एडम स्मिथ ने यही समझाया है कि हर एक पर्सन किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है उसकी टोटल यूटिलिटी के हिसाब से नहीं देता, मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से पे करता है। तो यहाँ पर भी आपका यही आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे गॉसिन का सेकंड लॉ पूछा गया है। हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है गॉसिन का फर्स्ट लॉ, गॉसिन का सेकंड लॉ। गॉसिन का जो फर्स्ट लॉ था वो आपका था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी
घटती जाती है, ये गॉसिन का फर्स्ट लॉ था। अब क्वेश्चन में पूछ लिया गॉसिन का सेकंड लॉ, तो गॉसिन का सेकंड लॉ आपको ये कहता है कि कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर इस तरह से खर्च करता है कि हर एक कमोडिटी पर खर्च की जाने वाली लास्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बराबर होती है। जैसे मान लो एक कंज्यूमर ने 2 कमोडिटी ली, एक एक्स ली, एक वाई ली, ठीक है। वो अपनी इनकम को इस तरह से दोनों पे खर्च करेगा कि मान लो उसने एक्स की 3 क्वांटिटी ली है और वाई की 2 क्वांटिटी ली है, तो एक्स की तीसरी यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और वाई की सेकंड यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। यही गॉसिन का आपका सेकंड लॉ है, और यही आपको क्या बोला गया, इस ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए। वंस अ पर्सन हैज स्पेंड हिज एंटायर इनकम ही वुड बी मैक्सिमाइज द टोटल प्लेजर फ्रॉम इट ओनली इफ सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी बोथ सेम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन को बोला गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यहाँ बोला गया है कि जो कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व को एनालाइज करने का वॉज गिवन साइंटिफिकली, जो है किसने उसको दिया था, इरविंग फिशर ने दिया था, एजवर्थ ने दिया था, सेलेस्की ने दिया था, या अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो इंडिफरेंस कर्व में स्टार्टिंग में सबसे पहले उसको एनालाइज करने का काम किसका था, एजवर्थ का था। F.Y. एजवर्थ ने 1881 में इंडिफरेंस कर्व को एनालाइज किया था साइंटिफिकली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। किसने क्या किया था, इंडिफरेंस कर्व को डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, तो वो आपका हिग्स और हेलन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिफरेंस कर्व किस तरह की टेक्निक है, ये क्या करती है, ही रिप्लेस द यूटिलिटी टेक्निक। इसने यूटिलिटी टेक्निक को रिप्लेस कर दिया है, फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है। इज यूज टू अल्टरनेटिव टू यूटिलिटी टेक्निक। यूटिलिटी जो हम पढ़ के आए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, या फिर हम कार्डिनल अप्रोच जो पढ़ कर आए हैं, ये कह रहा है ये क्या करता है, एक अल्टरनेट तरीका देता है यूटिलिटी को मेजर करने का, या इट इज़ यूज अलोंग विद यूटिलिटी अप्रोच, या फिर हम क्या करते हैं इस टेक्निक को यूटिलिटी अप्रोच के साथ यूज़ करते हैं, या फिर इट इज़ द पार्ट ऑफ यूटिलिटी अप्रोच। अब आप सीधी बात देखिए, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक क्या है, ऑर्डिनल इन नेचर होती है, और यूटिलिटी टेक्निक की यूटिलिटी को ही मेजर करती है ना, वो भी आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई उसी को मेजर करती है। तो यूटिलिटी को कार्डिनल से मेजर किया जाता है, ऑर्डिनल से मेजर किया जाता है। तो ऑर्डिनल जो टेक्निक है वो इंडिफरेंस कर्व की है, तो हम क्या कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक यूज़ की जाती है अल्टरनेट टू द यूटिलिटी टेक्निक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे बड़ी अजम्पशन इंडिफरेंस कर्व की यही है कि ये ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस है, ये कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अदर थिंग्स रिमेन सेम। बाकी सभी बातें सही हैं या कॉन्स्टेंट रहती हैं। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडिफरेंस कर्व को लेकर। अब ये कंज्यूमर है, उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो अगले इंडिफरेंस कर्व पर मूव कर जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। अब किसी की इनकम 50 थी तो वो मान लो 20 कमोडिटी खरीदा था, अब उसकी इनकम डबल होगी, एकदम 100 हो गई, हो सकता है वो 40 कमोडिटी खरीद पाए। तो यहाँ पर क्या होगा, वो अगले इंडिफरेंस कर्व पर क्या पड़ जाएगा, मूव कर जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्नल इक्वेशन पूछी आपसे बजट लाइन की। अब बजट लाइन में क्या होता है, आपके पास एक मनी होती है और इस मनी को आप 2 कमोडिटी पे खर्च करते हो। मान लो प्राइस आपको एक्स कमोडिटी का गिवन है और कुछ क्वांटिटी आप एक्स की लेते हो, और फिर आपको वाई कमोडिटी का प्राइस गिवन होता है, कुछ क्वांटिटी आप वाई की लेते हो, और वो आपकी मनी इनकम के बराबर होती है, और ये आपकी बजट लाइन भी होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बजट लाइन की जो आपकी बिल्कुल इक्वेशन है वो बिल्कुल ये फर्स्ट वाली ही सही है। तो यहाँ पर आपको बजट लाइन की जो बजट लाइन है आपकी उसकी क्या बतानी थी, स्टेटमेंट बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है कि इंडिफरेंस कर्व किस तरह का होता है, कन्वेक्स होता है ओरिजिन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा इंडिफरेंस कर्व की शेप इस तरह की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ कंज्यूमर इनकम इंक्रीज बजट लाइन ऑन इंडिफरेंस मैप मूव टू। अगर एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम जो भी है उससे हमने ये बजट लाइन बनाई, मतलब एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी ये उसकी बजट लाइन है। अब कह रहा है कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाएगी। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करने से वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही खरीद पाएगा। तो पैरेलल शिफ्ट आ सकता है। मान लो पहले उसका इंडिफरेंस कर्व ये है, अब उसका इंडिफरेंस कर्व ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो बजट जो आपका बजट लाइन है, इंडिफरेंस मैप जो होता है वो आपका मूव कर लेता है। कहाँ मूव करता है, पैरेलल पोजीशन में मूव करता है। देखो यहाँ पैरेलल मूव कर गया और पैरेलल पोजीशन में राइट साइड मूव कर गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
व्हेन गुड एक्स एंड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स और वाई कमोडिटी क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे की जगह उनका यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है इस तरह की कमोडिटी में किस तरह का होता है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, या डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग विद कन्वेक्स ओरिजिन। आपको बताना है कि जब हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस हो तो आपका इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि इंडिफरेंस कर्व की शेप। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि जब हमारी दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है तो इंडिफरेंस कर्व की शेप किस तरह की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिफरेंस कर्व एल जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इंडिफरेंस कर्व की शेप अगर इस तरह की है तो वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट करता है कि हमें एक्स की भी उतनी ही क्वांटिटी चाहिए और वाई की भी उतनी ही क्वांटिटी चाहिए। तो ये आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की पूरक वस्तु है कि जो एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं की जा सकती। जैसे कि पैरों के जो मोजे होते हैं, आपको वो अगर पूरा पैर ही उसका यूज़ कर सकते हो तो एक्स एक पैर का दूसरे पैर की जगह यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अगर आपका इंडिफरेंस कर्व एल शेप है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में बोला गया है कि वी आर मच बेटर ऑफ, हम काफ़ी अच्छी सिचुएशन में होते हैं जब हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी इंडिफरेंस कर्व को एनालाइज कर रहे होते हैं। हम ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में तब होते हैं जब हम इमेजिनरी जो अपने इंडिफरेंस कर्व तटस्थ वक्र को एनालाइज कर रहे होते हैं विद कंपेयर टू इमेजिनरी यूटिलिटी फंक्शन। मतलब एक तरफ अगर इमेजिनरी यूटिलिटी फंक्शन है हमारा उपयोगिता वाला और दूसरी तरफ हमारा इमेजिनरी इंडिफरेंस कर्व है, तो अगर हम अपने इंडिफरेंस कर्व से इंडिफरेंस कर्व को एनालाइज करें तो हम ज़्यादा अच्छी बेटर सिचुएशन में होते हैं एज कंपेयर टू किसके, मार्जिनल यूटिलिटी के। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला है, इसको जे.आर. हिक्स ने बोला है, हेलन ने बोला है, या शुम्पेटर ने बोला है, या फिर सैमुअल्सन ने बोला है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि हम बेटर सिचुएशन में तब होंगे जब हम इमेजिनरी इंडिफरेंस कर्व को एनालाइज करें, ना कि प्योरली यूटिलिटी फंक्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और अगर आप एक्स से मूव करते जाते हो, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंस आप ज़्यादा एक्स को कंज्यूम कर रहे हो और वाई को कम। मतलब मान लो कि मैं पहले इस ए पॉइंट पे थी, मैं अब बी पे आ गई। इस बी पॉइंट पे क्या है कि मैंने एक्स कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाया है और वाई की कमोडिटी के कंजप्शन को क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी सेटिस्फेक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है। इससे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ पर इक्वल सेटिस्फेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज फॉल। यहाँ बोल रहा है मान लो दो कमोडिटी, मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, दो कमोडिटी है एक्स और वाई, ये आपकी बजट लाइन है, और एक कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सपोज करो एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होकर वो सस्ती हो जाती है, एक्स का प्राइस गिर गया, एक्स हमारे लिए सस्ती होगी, एक्स का बजट लाइन ने क्या कर दिया, एक्स की बजट लाइन जो है वो आगे की तरफ सरक गई है। अब ये क्या कह रहा है, जब किसी चीज़ का प्राइस सस्ता हो जाता है, मान लो कोई चीज़ 5 रुपये की थी और आपकी इनकम 100 रुपये थी, तो आप 20 उसकी क्वांटिटी खरीद पा रहे थे। अब आपकी प्राइस चेंज हो गया, प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होकर आपका 2 हो गया, अब आप उसकी 50 क्वांटिटी खरीद पा रहे हो। इसका मतलब क्या है, प्राइस के कम होने पर आप क्या कर रहे हो, आपकी जो रियल इनकम है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाते हो। पर वो क्या कह रहा है, उसके बाद क्या होता है, कंज्यूमर रियल इनकम चेंज हो जाती है बट रिमेन ऑन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिफोर। लेकिन वो क्या करना चाह रहा है कि सेम लेवल सेटिस्फेक्शन की रखना चाह रहा है। आपको बात समझ आई, एक कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है, उसके पास दो कमोडिटी है, किसी एक कमोडिटी का प्राइस कम होता है, प्राइस के कम होने पर उसकी रियल इनकम बढ़ जाती है, रियल इनकम के बढ़ने पर वो पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल पर ही रहना चाहता है, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। जैसे कि मान लो ये मेरा बजट लाइन है, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है, ये मेरा बजट लाइन है और ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है, और यहाँ मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। लेकिन क्या हुआ, प्राइस के कम होने पर मेरी बजट लाइन में क्या आ जाएगा, ऐसे मूव आ जाएगा, क्योंकि एक्स कमोडिटी का प्राइस घट गया, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई, अब वो नए इंडिफरेंस कर्व पर जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि वो नए इंडिफरेंस कर्व पर नहीं जाना चाह रहा, उसको सेम इंडिफरेंस कर्व पर ही रखना है, सेम इंडिफरेंस कर्व पर ही रखना है। तो ऐसे में क्या होता है, हम उससे उतनी इनकम ले लेते हैं
ठीक है, वैसे जा सकता है ना वो इस पर, बी पे चला जाएगा क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई है, लेकिन उसको बी पे नहीं जाना, उससे उतनी इनकम ले लो जितनी की उसकी रियल इनकम बढ़ी है, जितनी रियल इनकम उसकी बढ़ी है उससे उतनी इनकम ले लो। तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अब पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, पैरेलल जो लाइन ड्रॉ होती है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम इंडिफरेंस का ऊपर कहीं पर भी टच करती है, ठीक है। पैरेलल इक्विलिब्रियम लाइन जो है जो हम ड्रॉ करेंगे, पैरेलल इक्विलिब्रियम लाइन से, देखो पैरेलल इक्विलिब्रियम लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं वो इस पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व को कहीं ना कहीं टच करती है और एक कंज्यूमर उसी इंडिफरेंस कर्व पर जो है रहता है पहले वाले पर। ये क्या सिचुएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन होना किस में, इनकम में। आपको समझ आया? ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, अगर दो गुड है वो एक दूसरे की जगह हम यूज कर सकते हैं तो उसमें इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कैसी रहेगी। अब हमें ऑप्शंस पढ़ने हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होंगे, जो दो इंडिफरेंस कर्व होंगे वो क्या होंगे, कर्वी लीनियर होंगे, या इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू गुड्स वुड बी लीनियर, लीनियर होंगे ना। लीनियर क्यों होंगे दो इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का डायग्राम भी याद हो तो क्या होता है, उसमें लीनियरिटी होती है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपकी गुड्स एक्स को वाई की जगह, वाई को एक्स की जगह यूज किया जा सकता है। तो यहाँ भी तो क्वेश्चन में यही बोला है कि अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो क्या होंगे, उनके जो इंडिफरेंस कर्व भी क्या होंगे, उनके लीनियर ही होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाई एक्स विल बी जीरो, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाई एक्स क्या है, जीरो है। तो ये कौन सी गुड्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि आपने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री जो कमोडिटी होती है उसमें इंडिफरेंस कर्व की शेप एल शेप होती है। और यहाँ पर मान लो ये वाई कमोडिटी है, ये एक्स है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स का वाई की जगह यूज नहीं किया जा सकता और वाई का एक्स की जगह नहीं सब्स्टिट्यूट किया जा सकता। अगर हमारे दो पेयर ऑफ शूज हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही आएगा, ऐसा नहीं है कि राइट वाले में आ जाएगा। तो लेफ्ट और राइट जो है एक दूसरे को बिल्कुल किसी भी तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, उनके बीच में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, उनके बीच में सब्स्टिट्यूशन जीरो है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ एक्स वाई मार्जिनल रेट ऑफ वाई एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर वुड परचेज पर यूनिट ऑफ टाइम एंड वेरियस लेवल ऑफ इनकम। अब आपको क्वेश्चन में क्या समझ आया कि एक कंज्यूमर है वो बहुत सारी कमोडिटी को परचेज करेगा, लेकिन उसका रिलेशन किससे होगा, इनकम से होगा। एक तरफ हम कंज्यूमर की इनकम लेंगे और दूसरी तरफ वो कमोडिटी जो परचेज करेगा उसको लेते हैं। तो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे वो कमोडिटी परचेज जो है ज़्यादा कर रहा है। तो ये वाला जो केस होता है एंजल कर्व होता है, और एंजल कर्व किसका, नॉर्मल गुड्स का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल द पॉइंट्स ऑन बजट लाइन, जितने भी पॉइंट्स बजट लाइन के ऊपर होते हैं, ठीक है, हमारा जो बजट लाइन होती है उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, इंक्रीजिंग टोटल एक्सपेंडिचर या डिक्रीजिंग टोटल एक्सपेंडिचर या सेम टोटल एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव। सेम टोटल एक्सपेंडिचर, मान लो मैं एक पॉइंट को उठाती हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, वाई इतना लूंगी, एक्स इतना लूंगी। एक्स का प्राइस और वाई का प्राइस इस तरह से है कि वाई मैं इतनी परचेज कर पा रही हूँ और एक्स को इतना परचेज कर पा रही हूँ। अगर मैं बी पॉइंट पर जा रही हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली क्या कर रही हूँ, अपने एक्स को बढ़ा रही हूँ और वाई को घटा रही हूँ। तो फिर क्या होगा, फिर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो एक बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो यही तो दिखाते हैं कि जितनी आपने टोटल इनकम है उन टोटल इनकम को आप क्या कर पा रहे हो, पूरी खर्च कर पा रहे हो, और टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या रहता है, हर एक पॉइंट पर सेम रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी फॉर इंडिविजुअल ए, एक ए इंडिविजुअल है और एक बी इंडिविजुअल है। तो ए इंडिविजुअल की जो मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी वाई ग्रेटर है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स मार्जिनल यूटिलिटी वाई बी के कंपैरिजन में। तो वो ये कह रहा है कि कंज्यूमर ए जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है बी से, उसको गेन कब पॉसिबल है, जब वो किस चीज़ को क्या करे, छोड़े। आपको क्वेश्चन समझ आया, दो कंज्यूमर है, एक की मार्जिनल यूटिलिटी ये गिवन है, दूसरे की मार्जिनल यूटिलिटी ये गिवन है, और ये बोला गया है कि ए की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है बी से, और कब जो है ये पॉसिबल है कि ए को गेन हो, और गेन कब होगा, वो कुछ ना कुछ छोड़ेगा, या तो उसे वाई छोड़ना पड़ेगा या फिर वो एक्स को छोड़ता है। अब आपको ये बताना है कि ए कंज्यूमर को बी कंज्यूमर के कंपैरिजन में गेन एक्स छोड़कर होगा या वाई छोड़कर होगा क्या,
या फिर उसे एक्स के बदले वाई कब मिलेगी, क्या होगा, ये आपको बताना है। अब आप देखिए आपके जो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अपने आप ही बोला है कि ए की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में। इसका मतलब, और ऊपर क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी में, ऊपर एक्स होता है नीचे वाई होता है, तो इसका मतलब कि उसकी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब है अब वो क्या करता है, वो दूसरे कंज्यूमर से वाई के साथ एक्सचेंज करेगा। अब उसे एक्स की थोड़ी सी कमोडिटी देकर वाई की ज़्यादा मिल जाएगी। वो बी के साथ क्या करेगा, गिव अप क्या करेगा, वो गिव अप कुछ नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, एक्स थोड़ी सी देगा और उसको वाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा मिल जाएगी। अगर वो ऐसा करता है तभी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी वाई ज़्यादा रहेगी बी कंज्यूमर से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर परफेक्ट सब्सटीट्यूशन एक्स एंड वाई, दो गुड्स हैं और उनमें परफेक्ट सब्सटीट्यूशन है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट होती है, डिक्रीजिंग होती है, इंक्रीजिंग होती है। अब आप बताओ, टू गुड्स हैं जिनको आप एक को दूसरे की जगह, दूसरे को पहले वाले की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। चाय नहीं मिल रही तो कॉफी ले लो, कॉफी नहीं है तो चाय ले लो। परफेक्ट सब्सटीट्यूशन है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इनके बीच में क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको लिस्ट के साथ मैच करना है। फर्स्ट बोला है वेरियस कम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन एक कंज्यूमर परचेज करता है वो क्या कहलाता है। फर्स्ट है जो एक कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन परचेज करता है, ये बजट लाइन होती है। उसके बाद जो इक्वल सेटिस्फेक्शन देगी, वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट गिव कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन, इसको आप बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसको हम बोलते हैं मैप। पॉइंट जो आपका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को टेंजेंट करता है वो आपका क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर 3, 2, 1, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन अ इंडिफरेंस मैप हायर इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाएगा। सबको पता है जितना बड़ा इंडिफरेंस कर्व होगा, जितना ऊंचा होगा, वो उतना ज़्यादा हायर सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 के साथ उसको हमें क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या बोला गया है, पहले कार्डिनल अप्रोच। अब आप देखिए कार्डिनल अप्रोच जो है किसने दी थी, कार्डिनल अप्रोच जो है मार्जिनल यूटिलिटी है तो पहले का तो फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच क्या है आपकी, मार्जिनल यूटिलिटी है, तो ये तो आपका बिल्कुल फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच को आप इंडिफरेंस कर्व के साथ ले जाओगे। उसके बाद हिक्स और हेलन अप्रोच, हिक्स और हेलन जो है जे.आर. हिक्स ने दी थी, तो मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन आप मैच खुद से कर सकते हो। कंज्यूमर सरप्लस एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस एल्फ्रेड मार्शल, कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी, और जे.आर. हिक्स वाला जो था इंडिफरेंस कर्व, आप इसको मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ऑन अ इंडिफरेंस मैप इफ द इनकम कंजप्शन कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। इंडिफरेंस कर्व के अंदर अगर आपका इनकम कंजप्शन कर्व जो है उसका जो स्लोप है ना, वो क्वेश्चन में कह रहा है वो क्या हो रहा है, इनकम, एक तरफ इनकम है दूसरी तरफ कंजप्शन है, और कह रहा है इनकम कंजप्शन कर्व का जो स्लोप है वो आपका डाउनवर्ड है। देखो मैंने एक तरफ इनकम ली, एक तरफ कंजप्शन लिया, तो दो कमोडिटी हो सकती हैं। ये मान लो डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या है कि हम इनकम जैसे जैसे आपकी डाउनवर्ड होने का मतलब क्या है, इनकम कंजप्शन कर्व का डाउनवर्ड होने के मतलब क्या है कि आपकी कोई ना कोई गुड ऐसी है जो कि आपका एक इंफीरियर है या फिर वो सुपीरियर है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो जब आपका इनकम कंजप्शन कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ आपकी वाई कमोडिटी है और यहाँ आपकी एक्स कमोडिटी है, और ये आपका इनकम कंजप्शन कर्व है, तो इसका मतलब है आप एक्स को तो ज़्यादा परचेज करना चाहते हो, लेकिन वाई आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। तो ये क्या है, इसका मतलब आपकी वाई जो है वो इंफीरियर कमोडिटी है और एक्स क्या है, नॉर्मल कमोडिटी है। समझ आया। इनकम कंजप्शन कर्व पूछा है, इनकम कंजप्शन कर्व मैंने बनाया डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व में क्या देते हैं, इधर एक्स कमोडिटी इधर वाई कमोडिटी। अब आपको क्या लग रहा है, आप एक्स की तरफ चलते जा रहे हो, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, और वाई छोड़ते जा रहे हो। इसका मतलब एक्स तो आपके लिए अच्छी है, लेकिन वाई क्या है, आपकी इंफीरियर गुड है। वाई से आप दूर होते जा रहे हो, तो वाई आपकी यहाँ पर इंफीरियर गुड्स आएगी। इस क्वेश्चन में क्या है, एक तरफ आपसे इनकम कंजप्शन कर्व पूछ रहा है, दूसरी तरफ इंडिफरेंस कर्व के रेफरेंस में पूछ रहा है, तो इसीलिए पहले आपको इनकम कंजप्शन कर्व की हेल्प से आईसीसी बनाना पड़ेगा, फिर उसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाना है, फिर इसको इंडिफरेंस कर्व के साथ रिलेट करना है, और फिर इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालाइज। प्राइस इफेक्ट कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं इंडिफरेंस कर्व में। अब हम क्या करते हैं, प्राइस इफेक्ट होता क्या है कि मान लो ये आपकी बजट लाइन है, या तो दोनों ही कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाए, या किसी एक का प्राइस कम होने से प्राइस इफेक्ट होता क्या है। प्राइस इफेक्ट यही तो होता है
कि इंडिफरेंस कर्व में बजट लाइन होती है। बजट लाइन में क्या होता है, या तो दोनों ही कमोडिटी का प्राइस, ये आपकी वाई, ये आपका एक्स, या तो दोनों ही कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाए, दोनों ही कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पाते हो, या फिर क्या होता है, या फिर किसी एक कमोडिटी का प्राइस क्या होता है, चेंज होता है, और प्राइस के चेंज होने से आपकी जो इनकम होती है, रियल इनकम, वो क्या होती है, वो उसमें चेंजेस आते हैं। तो प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालाइज अराइजेस व्हेन कंज्यूमर बिकम आइदर बेटर ऑफ या वर्स ऑफ। आपने क्या देखा, प्राइस अगर बढ़ जाएगा दोनों ही कमोडिटी का तो कंज्यूमर वर्स ऑफ की सिचुएशन में आ जाएगा, बुरी हालत में आ जाता है, या फिर प्राइस दोनों ही कमोडिटी का क्या हो जाता है, कम हो जाता है तो कंज्यूमर बेटर ऑफ की सिचुएशन में आ जाता है। तो प्राइस इफेक्ट जो हम इंडिफरेंस कर्व में पढ़ते हैं उससे हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि कंज्यूमर जो है बिकम आइदर बेटर ऑफ या वर्स ऑफ, बिकॉज प्राइस में होने वाले चेंज को हम क्या नहीं कर सकते, कंपनसेट नहीं कर सकते, कंपनसेटेड इनकम चेंज। प्राइस में होने वाले चेंज को, ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, प्राइस में होने वाले चेंज को इनकम में होने वाले चेंज के साथ हम क्या नहीं कर सकते, कंपनसेट नहीं कर सकते। यही आपका प्राइस इफेक्ट होता है और यही इंडिफरेंस कर्व में हम आप प्राइस इफेक्ट में एनालाइज करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है। अब आपसे पूछा है अगर आपका इनकम कंजप्शन कर्व IC2 के बारे में आप क्या कहोगे। अब देखो, जब आपका इनकम कंजप्शन कर्व इस तरह का है तो आप क्या कह रहे हो, आप वाई कमोडिटी को ज़्यादा परचेज करना चाहते हो, एक्स को कम परचेज करना चाहते हो। तो मैं क्या कहूँगी, जो वाई कमोडिटी है वो आपकी इंफीरियर गुड नहीं है, वाई कमोडिटी आपकी नॉर्मल गुड है, वाई कमोडिटी आपकी नॉर्मल गुड है। क्यों है नॉर्मल गुड, क्योंकि वाई को आप परचेज करना चाहते हो और एक्स से आप दूर होते जा रहे हो, तो एक्स कमोडिटी आपकी इंफीरियर गुड है। यही हमारा यहाँ कंक्लूजन आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी डायग्राम से आप क्या बताओगे, अगला देखो, अब क्या कह रहा है, डायग्राम यही है, आपको IC1 के बारे में बताना है। IC1 है, इनकम कंजप्शन कर्व है। अब आप क्या कह रहे हो, आप एक्स ज़्यादा परचेज कर रहे हो, अगर आपका इनकम इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी है, ऐसी है, तो इसका मतलब आप एक्स ज़्यादा परचेज कर रहे हो, वाई कम परचेज कर रहे हो। तो वाई आप परचेज करना नहीं चाहते तो वाई क्या हो जाएगी आपकी, वाई आपकी इंफीरियर गुड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इफेक्ट। अब आपको पता है इंफीरियर गुड क्या होती है, घटिया वस्तु होती है। तो घटिया वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है इनकम के बढ़ते ही हम उनको कंज्यूम करना कम कर देते हैं, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स में हमेशा आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है इनकम इफेक्ट से। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में लेकिन क्या पूछ लिया, आपसे इनकम इफेक्ट पूछ लिया, तो हम क्या बोलेंगे, इनकम इफेक्ट क्या करता है, पार्शली ऑफसेट करता है, पार्शली, फुली नहीं, पार्शली, कुछ हद तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ऑफसेट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ये नहीं गिवन है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर देन इनकम इफेक्ट। इंफीरियर गुड में यही रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इनकम इफेक्ट में, कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। लेकिन किसी भी ऑप्शन में ये नहीं बोला गया है। तो हम इनकम इफेक्ट के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन में बोली गई बात है कि जो इनकम इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं पार्शियली क्या कर देता है, ऑफसेट कर देता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इफेक्ट, ये तो हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है जब काम करता है तो कंज्यूमर परचेज कर पाता है मोर ऑफ इट्स प्रोडक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज फॉल बिकॉज। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि ये आपकी बजट लाइन है। अब किसी एक कमोडिटी का प्राइस मान लो कम हो जाता है, तो जिसका प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर उसको ज़्यादा क्यों खरीद पाता है, उस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे के हिसाब से बताओ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यही तो होता है ना कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, हम उसको ज़्यादा परचेज कर पा रहे हैं, और जो चीज़ महंगी है उसको कम परचेज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यही तो है कि अब जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ सस्ती हुई है, मान लो एक्स प्रोडक्ट हमारे लिए सस्ता हो गया, तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो एक्स प्रोडक्ट है वो हमारे लिए लेस एक्सपेंसिव है। पहले ये एक्स प्रोडक्ट 5 रुपये का आता था, लेकिन अब एक्स प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपये हो गया है। अब हमारे लिए एक्स प्रोडक्ट रिलेटिवली सस्ता है पहले के कंपैरिजन में। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन बनती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑफ अ कमोडिटी। अब आपको पता है प्राइस इफेक्ट के अंदर 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट जब प्लस कर देते हैं तभी आपका क्या आता है, टोटल इफेक्ट आता है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट यही आपका टोटल इफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द डिमांड फॉर द गुड इज यूनिटरी इलास्टिक। आपकी डिमांड जो है यूनिटरी इलास्टिक है, प्राइस कंजप्शन कर्व वुड बी कैसा होगा।
यूनिटरी इलास्टिक मतलब डिमांड आपका कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जब आपकी डिमांड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइस कंजप्शन का कैसा होगा, जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब यही है कि हर एक पॉइंट पर जो आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है। जब इक्वल टू 1 है हर पॉइंट पर, तो ऐसे में अगर आप प्राइस कंजप्शन कर्व बनाओगे, प्राइस में चेंज होने पर, अगर देखो मैं यहाँ पर क्या बनाती हूँ, इसका प्राइस कंजप्शन कर्व बनाती हूँ ना, तो वो पता कैसा बनेगा, बिल्कुल आप सेम बनेगा ऐसे। प्राइस कंजप्शन कर्व आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा और कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्राइस कंजप्शन कर्व ये रहा जो मैंने बनाया है, प्राइस कंजप्शन कर्व ये है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड ये रही। तो जब हमारा प्राइस कंजप्शन कर्व कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70